आइए दोस्तों, आज एएलपी टेक्नीशियन एनटीपीसी ग्रुप डी और आरपीएफ के लिए मैथ प्रैक्टिस सेट नंबर 11 करवाएंगे। आप लोग ध्यान दें कि एएलपी टेक्नीशियन एनटीपीसी ग्रुप डी और आरपीएफ का जो मैथ रहता वो लगभग एक लेवल का रहता। किसी में थोड़ा हाई क्वेश्चन पूछा जाता, किसी में थोड़ा लो, मतलब मॉडरेट, एक का दो क्वेश्चन हाई, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको लो क्वालिटी का रहता, कम समय में बनने वाला। तो आपको इन सारे एग्जाम के अलग अलग मैथ का प्रैक्टिस सेट नहीं करना है, यानी अलग अलग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होते हैं मैथ का अलग अलग नहीं बनाना है। काहे कि जब एक सेट बनाने से, मैथ के एक सेट से हम सारे एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, तो क्या फ़ायदा एक्स्ट्रा समय बर्बाद करके। उन समय को आप दूसरे सब्जेक्ट पर यूज कर लीजिए, वो आपको फ़ायदा कर जाएगा। मैथ में हम सेट प्रैक्टिस करवाते हैं तो हम क्वेश्चन को ऐसे अरेंज करते हैं ताकि सब के लिए काम आ जाए, किसी एक के लिए नहीं। आप एएलपी भी देंगे तब पर भी आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। एनटीपीसी ग्रुप डी सब के लिए, एनटीपीसी के मेंस के लिए हम अलग से सेट प्रैक्टिस लाएंगे, उसमें क्वेश्चन के लेवल को बढ़ा देंगे। और जब एनटीपीसी मेंस का करवाएंगे तो उसमें भी हम एएलपी को लेकर चलेंगे। काहे कि ऐसा भी हो सकता है कि रेलवे का मन हो दो चार क्वेश्चन एएलपी में थोड़ा सा अच्छा पूछ दे, 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन यदि थोड़ा सा अच्छा पूछ देगा तो मैक्सिमम बच्चे क्या होते हैं, उलझ जाते हैं। तो आप नहीं उलझे, क्वेश्चन हार्ड पूछे या इजी, आपको कोई फर्क ना हो, हम ऐसे लेवल की तैयारी करवा देंगे। चलिए आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए मजेदार बात, क्वेश्चन को देखते ही आंसर कैसे लगाते हैं वो सीखिए। ए 15 दिन में एक निश्चित कार्य कर सकता है, जबकि ए और बी एक साथ कार्य करते हुए 7.5 दिनों में समान कार्य कर सकते हैं, तो बी अकेले उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे। देखिए ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, तो 15 दिन में। दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहा, तो 7.5 दिन में। ध्यान रखें, जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे, ए किसी काम को x दिन में करे, ए और बी मिलकर उसी काम को y दिन में करे, अब पूछा जाए कि बी कितने दिन में करेगा, या पूछ देगा कि आपको ए अकेले कितने दिन में करेगा, तब बी दिया रहता। यानी एक दिया रहेगा, एक पूछेगा। ऐसा रहे तो क्या करेंगे, दोनों को ऊपर गुना करेंगे, नीचे दोनों का अंतर लेंगे, यानी 15 माइनस 7.5। 15 में से 7.5 घटाएंगे तो हमारा मिलेगा कितना, 7.5 मिल जाएगा। नहीं लिख देते हैं, काहे कि सेम मिल रहा तो हो सकता है आपके मन में आएगा कि लगता है कहीं यही वाला एक्स वाई तो नहीं लिख दिया है, वाई वाला, यानी ए प्लस बी का मान। चलिए देखिए, 15 गुने 7.5, नीचे कितना का घटाएंगे तो 7.5 मिलेगा। इससे ये खत्म हो जाएगा ना, तो हमारा कितना बनेगा 15 दिन। आंसर क्या बनने वाला है, 15 दिन। अब बताइए, आपको अब समझ में आ गया होगा। यदि नहीं समझे, जाइए टाइम एंड वर्क का 2 घंटा का वीडियो अपलोड है, जाके देख लीजिए। टाइम एंड वर्क के जितने भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होगा, उन सारी प्रॉब्लम को दूर करवा रखे हैं, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आप ट्रिक से नहीं जानते, हो सकता है आप ट्रिक नहीं जानते होंगे या ट्रिक से बनाने में प्रॉब्लम है, तो आप लोग क्या करें, यूनिटी मेथड से बनाने की आदत डाल लें। उससे क्वेश्चन ना कभी ट्रिक याद करना पड़ेगा, ना कभी क्वेश्चन गलत होगा। आइए जरा, 2 वर्ष के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से 110 रुपये राशि प्रति चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर क्या होगा। देखिए ये अंतर वाला फॉर्मूला पहले ध्यान दें। 2 वर्ष के लिए, केवल 2 वर्ष के लिए अलग होता फॉर्मूला, 3 वर्ष के लिए अलग होता। अभी 2 वर्ष के लिए देख लीजिए। फिर हम CISI का चैप्टर जब बताएंगे तो उसमें सारे कॉन्सेप्ट दिया जाएगा। dy/p इक्वल टू r/100
100 का स्क्वायर करेंगे। ये 2 वर्ष का जब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया होगा या अंतर पूछेगा तब ये फॉर्मूला लगाएंगे। डी हुआ डिफरेंस, यानी सीआई और एसआई का डिफरेंस, अंतर, वो कितना दिया है देखिए जरा। वो पूछ रहा अंतर क्या होगा, सीआई और एसआई का अंतर पूछ रहा, यानी डी पूछ रहा। मूलधन दिया होगा 100 रुपये राशि पर 2 वर्ष के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से 100 रुपये की राशि प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर क्या होगा। तो 100 दिया मूलधन इक्वल टू आर कितना दिया 10 दिया है, 10/100 पावर 2, 0 0 खत्म। यहां देखिए डी बाय 100 इक्वल टू 1/10 का स्क्वायर कितना 100, 10 का स्क्वायर कितना 100। आ जाइए 100 से 100 खत्म, तो डी का मान कितना मिला 1 रुपया। सीआई और एसआई का जो अंतर है वो कितने रुपया का बना, मात्र 1 रुपया का। अब प्रोसेस से भी जाएंगे तो इतना ही आएगा। वहाँ 20 रुपया बनेगा, 2 वर्ष का 10% का सीआई का ट्रिक 21 आ जाता, 10 प्लस 10, ये तो एसआई बनता। सीआई के लिए क्या करते प्लस 10 गुने 10/100, ये एक्स्ट्रा सीआई है, कितना बना 1 रुपया। यानी एसआई सीआई बराबर होता है, जो एक्स्ट्रा है ये बनता है, तो 1 रुपया ऐसे भी बना सकते थे। ट्रिक तो इसका ये भी है, क्या है ट्रिक सिखा देते हैं। जब 2 वर्ष का पूछा जाए तो क्या करेंगे, 2 वर्ष का अंतर है तो अंतर पूछा जाए कि उसके अंतर कितना होगा, तो क्या करेंगे, जो रेट दिया होगा, जो रेट दिया होगा ये रेट निकलेगा, आर निकलेगा, क्या निकलेगा आर एक्स्ट्रा अतिरिक्त 10 गुने 10/100, यानी आर गुने आर बाय 100 कर देंगे, यानी आर स्क्वायर बाय 100 करेंगे। कहने का मतलब क्या, यदि आर निकालना हो अंतर, ये आर क्या है, ये कैपिटल आर लिखे, अंतर लिखे हैं, यदि अंतर निकालना हो तो आर स्क्वायर बाय 100 करेंगे, कितना हो जाएगा 1%। यानी ये अंतर जो होगा एसआई और सीआई का वो 1% का। अब मूलधन जो होगा उसका 1% निकाल देंगे, मूलधन 100 है तो 1% 1 रुपया, 200 रहता तो 2 रुपया। आप इस ट्रिक का यूज कर सकते हैं, लेकिन समझे होंगे तब। लगता है कि कंफ्यूजन आपके अंदर है, दूर कर देते। ये ट्रिक ये है कि उसके बीच अंतर कितने प्रतिशत का होगा, एसआई और सीआई का जो अंतर है वो कितने प्रतिशत का है रेट, वो यहाँ निकलता है इस ट्रिक के माध्यम से। इस ट्रिक से देख लिए कि 1% का अंतर निकला, डिफरेंस एसआई और सीआई का डिफरेंस जो है 1% का निकला, मूलधन का 1% आंसर हो जाएगा अंतर। नहीं समझे तो कोई दिक्कत ना, आप इसी फॉर्मूला पर आइए और आंसर निकालिए। वो सिर्फ लॉजिक था उन बच्चों के लिए जो इस फॉर्मूला से वाकिफ थे, उनके लिए कुछ नया दे दिए ताकि और कम समय में कैसे क्वेश्चन को बनाया जा सकता वो सिखा दिए। आइए जरा, जब 5 पर पावर 501 को 126 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा, मजा आ जाएगा। भाग किसको देना, 5 पर पावर 501 को, किससे, तो 126 से। हम बोले जो नीचे में रहता है हमेशा इसको जो या तो एक कम बना दीजिए या तो एक अधिक बनाने की कोशिश कीजिए। अब एक कम या एक अधिक कैसे बनाएंगे, पावर है तो एक बार 5 का स्क्वायर 5 का क्यूब करते जाएंगे, 5 का स्क्वायर 25, 5 का क्यूब 125, यानी इसको लिख सकते हैं 5 का क्यूब, क्या लिख सकते हैं 5 का क्यूब। अच्छा यहाँ से 3 लेंगे तो इसमें भाग देंगे, 16 या 48 7 के 167 होगा क्या, 3 एकम 3, 20 6 18 21, ठीक है 167। नीचे कितना 126। अब आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो एक बार और देखिए। 125 पर पावर ये कितना हो गया 167, नीचे 126 है, इससे एक कम है
तो रिमाइंडर पूछ रहा है शेषफल, तो शेषफल क्या हो जाएगा जरा बताइए तो। रिमाइंडर रिमाइंडर जो होगा वो -1 पर, क्योंकि 126 को एक बार लगाएंगे तो रिमाइंडर -1 आएगा। -1 पर पावर कितना हो जाएगा 167। माइनस पर पावर विषम संख्या है तो रिमाइंडर हमारा जो आंसर होगा वो -1 होगा। यदि किसी को फॉर्मूला याद होगा, नहीं है तो रिवीजन करवा लेते। यदि a-1 को a से डिवाइड करनी हो तो हमेशा रिमाइंडर कितना होता है -1 होता। अब इसी पर पावर रहा जाए, यदि पावर लगा देगा n, देखिए जरा इसको डिवाइड करना है तो रिमाइंडर दो कंडीशन में आएगा, एक 1 आएगा, एक +1 आएगा, एक माइनस एक प्लस। कब? जब n ऑड रहेगा तब -1, जब n इवन रहेगा तब +1। अब सारे कंसेप्ट आपके पास आ गया, अब कुछ नहीं है। यदि एक अधिक रहता तो हमेशा रिमाइंडर एक ही आता है, पावर कुछ भी रहे। सिर्फ जब कम रहेगा, एक कम है तभी चेंज होता है रिमाइंडर, -1 +1 में। यदि एक अधिक यानी 127 में पावर समथिंग रहता, उसको भाग देना रहता 126 से, तो पावर हमेशा एक आता। चलिए सेट प्रैक्टिस करा रहे तो फटाफट चलेंगे। आ जाइए जरा। 12 सेमी व्यास के एक ठोस गोले को पिघलाया जाता है और 3 छोटे गोले तैयार किए जाते हैं। यदि छोटे गोलों के व्यास क्रमशः 6 सेमी और 10 सेमी है तो तीसरे छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? पहले तीसरे छोटे गोले का त्रिज्या तो निकालिए। एक बात ध्यान रखिए, किसी बड़े गोले को पिघलाकर 3 छोटे छोटे गोले बनाया गया तो इसका मतलब बड़े गोले का जो आयतन होगा वो तीनों छोटे गोले के आयतन के योगफल के बराबर होगा। बड़े गोले का आयतन बराबर 3 छोटे गोले के आयतन का योग। बड़े गोले का आयतन करना होगा तो कैसे करेंगे? 4, गोला का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई क्यूब। क्या होता है? 4/3 पाई r क्यूब। ये गोला का आयतन होता है 4/3 पाई क्यूब। आ जाइए जरा। अब छोटे गोले पर जाएंगे तो 4/3 3 गोला है, इसलिए क्या करेंगे? पाई तो रहेगा लेकिन r1 का क्यूब कर लेंगे। अरे यार, प्लस में फिर 4/3 पाई रहेगा, r2 का क्यूब कर लेंगे, प्लस 4/3 रहेगा, पाई रहेगा, r3 का क्यूब, केवल त्रिज्या बदल रहा। ये तीनों गोले के आयतन का योग हो गया। आइए जरा, अब देखिए कुछ कॉमन मिल रहा क्या? तो मिल रहा 4/3 पाई r क्यूब। यहाँ देखिए कॉमन क्या मिल रहा है, सब में देखिए तो 4/3 पाई है ना, बच क्या रहा है? r1 का क्यूब। r1 देखिए कितना है, ये व्यास दिया है, व्यास, तो व्यास का आधा त्रिज्या होता है। यदि d 6 है तो त्रिज्या कितना होगा? 3, यानी 3 का क्यूब r1 प्लस 4/3 पाई निकल गया बाहर, क्या बचा? r2। r2 का क्यूब मतलब ये भी व्यास है, व्यास का आधा, 10 का आधा 5, ये त्रिज्या हो जाएगा। तीसरा तो हमको निकालना ही है, ये खत्म। r3 इक्वल टू r3, ये भी दिया है, इस r का भी मान दिया। देखिए तो जरा, 12 सेमी व्यास के एक ठोस गोला, फिर व्यास दिया है तो त्रिज्या निकालने के लिए इसका आधा यानी 6 का क्यूब इक्वल टू 3 का क्यूब हो जाता है 27 प्लस 5 का क्यूब होता है 125 प्लस r का क्यूब, r3 का क्यूब। 36 6 216 में घटाना कितना? 27 प्लस 25 152 को। अब 152 को 216 में माइनस कर लीजिए तो यहाँ क्या मिलेगा? 4, लगता है 64 मिल जाएगा, या 21 में 15, हाँ 64 मिल गया। पहले से पता था, काहे कि किसी ना किसी का क्यूब आएगा। r कितना आ गया? r3 जो आया कितना आया?
4 का क्यूब होता है 64, 4 आ गया। अब देखिए, अब R3 आ गया तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने में कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है। CSA निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख देते, छोड़िए, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई R स्क्वायर यानी R3 का स्क्वायर। तीसरा है, तीसरे गोले है, 4 पाई स्क्वायर होता है 4 पाई R3 का स्क्वायर लगा देंगे। आ जाइए जरा, अब लगाते आंसर में। देखिए ऑप्शन पाई में दिया इसलिए पाई को हल नहीं करेंगे, वहीं छोड़ेंगे। R का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर करेंगे, R का स्क्वायर को 4 का स्क्वायर, यानी R3 4 है तो 4 का स्क्वायर कितना? 16, 16 चौके 64 पाई इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन इजी था, बनाना आपको था, कुछ नहीं था। बड़े गोले को जब छोटे छोटे गोले में पिघलाया तो आयतन कभी नहीं बदलता है, इसलिए बड़े गोले के आयतन जो है तीनों छोटे गोले का आयतन के योग के बराबर हो जाएगा। वहां से हम R3 निकाल लिए, उसके बाद जो पूछा वो कर दिए। आइए जरा, ये तो और मजेदार है। 2x इक्वल टू 5 माइनस 3y का आलेख देखिए जरा, मजा आने वाला है। 2x कितना है? 2x माइनस, माइनस छोड़िए, इक्वल टू 5 माइनस 3y, ये समीकरण है। बोल रहा का आलेख x अक्ष को बिंदु P अल्फा बीटा पर प्रतिच्छेदित करता है तो 2 अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? मजा आ जाएगा, क्या आ जाएगा? मजा। ध्यान रखिए, x अक्ष पर होगा तो y हो जाता है 0, यदि y अक्ष पर होता तो x हो जाता 0, क्योंकि x अक्ष पर जब ग्राफ बनाएंगे तो y का मान 0 होगा, तभी x अक्ष पर ग्राफ बनेगा। y अक्ष पर ग्राफ बनाएंगे तो x का मान 0 होगा, तभी y अक्ष पर ग्राफ बनेगा। आ जाइए जरा, y का मान 0 रख लीजिए। 2x इक्वल टू 5 माइनस 3 इंटू 0, यानी 2x इक्वल टू कितना? 5, x का मान मेरा कितना मिल गया? 5/2। y मिल गया, x मिल गया, हमको जो पूछ रहा है वो लगाना। अब बताइए, ये अल्फा बीटा ये हमेशा एक्स वाई के फॉर्मेशन में होता है। ये अल्फा कुछ नहीं, ये एक्स होता है, ये बीटा कुछ नहीं, ये वाई होता है, एक्सिस। आइए जरा, अब जो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? 2 अल्फा प्लस बीटा मतलब 2x, x का मान कितना? 2 इंटू 5/2 प्लस बीटा कितना? 0। 2 से काट देंगे तो कितना होगा? कट गया तो मिलेगा कितना? 5। राइट आंसर 5 हो जाएगा। देखिए तो कहीं दिख रहा है क्या? ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, लगा के निकल पड़ेंगे। कुछ नहीं था, क्वेश्चन इजी था। हम बताए थे कि हम क्वेश्चन उस लेवल का लेते हैं जो आपको एलपी, एनटीपीसी टेक्नीशियन, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ सब में काम आ जाए। क्वेश्चन ऐसे बता भी देते हैं ताकि इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपको पूछा जाए तो आपसे छूटे ना। आइए जरा, दो संख्याओं का लघुत्तम यानी एलसीएम 48 है तो उन संख्या का अनुपात 2:3 है तो संख्या का योग क्या होगा? सीखिए, ना एक्स ना पैक्स ना टैक्स, कुछ नहीं लगाना है। अनुपात जब भी दिया रहे, एलसीएम की बात किए तो 3 दूना 6, यानी 6 यूनिट का मान समझ लीजिए एलसीएम 48 है। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? तो 8 6 के 48, कितना? 8 6 के 48, निकल गया ना। अब पूछ रहा संख्याओं का योग क्या होगा, जरा आप बता दीजिए संख्या का योग क्या होगा? तो 3 2 संख्या 5 है, योग कितना? 5। वही संख्या माने तो वही योग हो जाएगा। 8 5 40 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कुछ नहीं है ना कुछ करना है, ये बच्चों वाली काम, बच्चों वाली खेल। आ जाइए, सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 28 से गुना करने पर एक पूर्ण वर्ग बनता है?
28 से गुना करने पर पूर्ण वर्ग बनेगा, तो सबसे पहले आपके मन में आना चाहिए कि 28 में है क्या। 28 में पूर्ण वर्ग एगो 4 है, 4 गुने 7 28 होता है। ये पूर्ण वर्ग है भी क्या, इसको बनाना है तो किससे गुना करना पड़ेगा, 7 से। किससे गुना करना पड़ेगा, 7 से। जिसको बनाना है उसको 7 से गुना करेंगे तब तो पूर्ण वर्ग बनेगा। इसका मतलब 28 को जब 7 से गुना करेंगे तो वह पूर्ण वर्ग बन जाएगा। कुछ था ही नहीं, ना कुछ करना था, ना सोचना था, ना एलसीएम निकालना था। देखेंगे उसमें क्या पूर्ण वर्ग है क्या नहीं है, ये तरीका है। एक्स और वाई की आयु का अनुपात 4:5 है। यदि 6 वर्ष बाद अनुपात 6:7 हो जाएगा तो वाई की वर्तमान आयु क्या होगा। देखिए जरा, एक एक्स है एक वाई है, जिसकी आयु का अनुपात कितना, 4:5। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 6:7 हो जाता है। 6:7 होगा कब, 6 वर्ष बाद। तो y की वर्तमान आयु क्या है, देखिए जरा। सबसे पहले 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष जुड़ा है तो दोनों का सेम बढ़ा होगा रेशियो में भी। यहाँ देखें तो 4 + 2 6, 5 + 2 7, यानी दोनों में 2 2 बढ़ा, सेम बढ़ा है तो कोई छेड़खानी नहीं। कितना बढ़ा है, 2। इस 2 का मान कितना बढ़ रहा है, 6 वर्ष। एक का मान कितना, तो 3। एक का मान आ गया, पूछ रहा y की वर्तमान आयु यानी 5 यूनिट। ये वर्तमान है, ये तो 5-6 साल बाद की है। वर्तमान 5 यानी 5 की मान कितना, तब 5 × 15। मिल गया ना आंसर, ऑप्शन नंबर सी। आपके मन में आया होगा कि सर यदि अंतर बराबर ना होगा तो क्या करेंगे। हम बोले अंतर बराबर ना होगा तो अंतर बराबर कर लेंगे। कैसे करेंगे, इस दोनों का अंतर लेंगे, इस दोनों का अंतर से इसमें गुना, इस दोनों के अंतर से इसमें गुना करेंगे, अंतर ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। चलिए वैसे क्वेश्चन ऐसे आगे लाएंगे, टेंशन मत ले। आप लोग वीडियो में सिर्फ बने रहें, रोज देखें, डेली एक वीडियो जरूर वॉच करें। चलिए, यदि किसी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 96 वर्ग सेमी और पहले विकर्ण की माप 6 सेमी है तो दूसरे विकर्ण की माप क्या होगा। यदि आपको समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पता होगा तब टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगा। देखिए, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 विकर्णों का गुणनफल लिखे या d1 × d2। 1/2 विकर्णों का गुणनफल। क्षेत्रफल दिया कितना है, 96 इक्वल टू 1/2। एक विकर्ण कितना दिया, 6 दिया है। दूसरे विकर्ण का मान पूछ रहा है। 2 से काट देंगे, 2 × 6, यहाँ से काटेंगे 32 × 96, आ गया किसका, 32 आया विकर्ण 2 का मान। ऑप्शन नंबर लगा देंगे डी। कुछ नहीं था, फॉर्मूला लगाओ आंसर पाओ। ना कुछ सोचना ना समझना, केवल आपको इस फॉर्मूले को याद रखना है। आ जाइए, एक वस्तु 760 रुपये में बेची गई जिससे 5% की हानि हुई, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। अच्छा, 760 में बेचा तो 5% की हानि हुआ। तरीका सीख लीजिए। 5% का फ्रैक्शन मान होता है 1/20, यानी 20 पर 1 की हानि हुआ। 20 पर 1 की हानि हुआ तो वस्तु को बेचा कितना, 20 की वस्तु था, 1 रुपया हानि में बेचा तो बेचा कितना, 19 पर, 1 कम। हानि मतलब माइनस, 1 कम पर। इस 19 का मान दिया है 760। अब पूछ क्या रहा, पूछ रहा वस्तु का क्रय मूल्य कितना, यानी 20 यूनिट का मान पूछ रहा। 1 का मान कितना, 1976 40, 1 का मान कितना 40, 20 का मान कितना था 20 × 80 800। 800 में वस्तु को बेचेंगे तो कोई समस्या कोई दिक्कत नहीं होगी। अरे बेचेंगे नहीं, 800 तो ये सीपी निकला, वही बात हुआ। 800 में बेचेंगे तो कोई समस्या कोई दिक्कत नहीं, मतलब एसपी बराबर सीपी हो जाएगा, ना प्रॉफिट ना लॉस, ना प्रॉफिट ना लॉस। आइए जरा,
जब 16 को एक संख्या के 3 गुने से घटाया जाता है, देखिए जरा, 16 को एक संख्या के 3 गुने, मान लेते कोई संख्या x है, इसका 3 गुना 3x हो जाएगा, इसमें 16 को घटाया जा रहा है, तो परिणाम 8 है, जो मिलता है वो 8 के बराबर हो जाता है। तो मूल संख्या का घन क्या होगा? मूल संख्या यानी x का क्यूब पूछ रहा है। देखिए क्वेश्चन कुछ नहीं था, पढ़िए, जैसा बोला वैसा कर दीजिए। देखिए जरा 3x इक्वल टू कितना होगा? 16 उधर जाके जुटेगा मतलब 24, यहाँ से 3 से कटेगा 8, इसका क्यूब, घन मतलब, अरे घन है, घनमूल है, अच्छा घन है, घन है, और घनमूल पर थोड़ा सा ध्यान दे दिया कीजिए, कभी कभी आप फंस जाएंगे, घन पूछ रहा है कि घनमूल पूछ रहा है। 8 का क्यूब 512 होता है, ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे। घनमूल पूछता तो क्यूब रूट लगाते, घन पूछा तो क्यूब लगा दिए, कुछ नहीं था, क्वेश्चन पढ़े आंसर लगाए। पाइप एक टंकी को 50 घन मीटर प्रति घंटे की दर से भरता है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। पाइप बी को टंकी को भरने में 4 घंटे लगते हैं। जब दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है तो टंकी को 2 घंटे में भर देते हैं, तो टंकी का आयतन क्या होगा? देखिए, अच्छा बी कितने घंटे में भरता है? देखिए जरा, बी भरता है 4 घंटे में। जब दोनों को खोला जाता है, ए और बी दोनों को खोला जाता है, तो कितना देर में टंकी भरता है? 2 घंटा में। यदि इनसे हमें डायरेक्ट बी दिया है, ए निकालना हो, तो क्या करते हैं? एक तो यूनिटी मेथड एलसीएम लेके बनाते हैं, दूसरा मेथड कहता है कि ऐसे कीजिए, 4 गुने 2, दोनों को गुना करके अंतर लिखिए, 4 माइनस 2, ये तरीका है। 4 दूने 8, 4 में से 2 गया 2, मतलब 4 घंटा। कितना लग रहा है? 4 घंटा। एक को 4 घंटा लग रहा है, तो पूछा क्या है? टंकी का आयतन क्या होगा? अच्छा बताइए, टंकी ए भर रहा है कितना? 50 घन मीटर प्रति घंटा, और ए पूरी टंकी को 4 घंटे में भर रहा है, तो आयतन पूछा, जब वॉल्यूम पूछ रहा है, टंकी का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ टैंक, वॉल्यूम ऑफ टैंक 4 घंटे से लग रहा है, और 1 घंटे में 50 घन मीटर प्रति घंटे भरे, 1 घंटे में 50 घन मीटर भर रहा है, तो 50 चौके 200 घन मीटर प्रति घंटे, 200 घन मीटर इसका क्या हो गया? आयतन हो गया, 200 घन मीटर। कुछ नहीं था, ना कुछ करना था, ये बच्चों वाला खेल था। आप यूनिटी मेथड से भी एक कितने घंटा में भर रहा निकाल सकते हैं। 1 घंटा में 50 घन मीटर भर रहा है, तो 4 घंटे में 50 चौके 200 घन मीटर भरेगा, और टंकी फुल होगा कितने में? 200 घन मीटर में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए और बी एक निश्चित कार्य 12 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी उसी कार्य को 15 दिनों में, वही ए और सी उसी कार्य को 36 दिनों में कर सकते हैं, तो कितने दिनों में तीनों मिलकर उस कार्य को पूरा करेंगे? हम बोले जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, पहले लिख के समझाते हैं। ए प्लस बी कितने दिनों में? जरा देखिए तो, ए प्लस बी 12 दिनों में, बी प्लस सी 15, ए प्लस सी 36, बी प्लस सी 15, ए प्लस सी 36, या सी प्लस ए। एलसीएम लेंगे पहली, एलसीएम तो फटाक से ले सकते, इसका एलसीएम एक बच्चा भी बोल देगा 180 होगा। 12 गुना 15 180, 15 बड़े 180, 36 पचे 180, हो गया एलसीएम खत्म। अब तीनों मिलकर यही काम करेगा कौन? टोटल वर्क तो 180 यूनिट है, इसको करेगा कौन? तीनों मिलकर। यहाँ देखिए तीनों मिलकर कर रहा है, 15 12 27 5 32, जुड़ के हो रहा है कितना? 32। देखिए जरा इस 32 में कौन कौन शामिल है? ए प्लस बी, बी प्लस सी, ए प्लस सी, यानी 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, सबको जोड़ेंगे तो ये मिलेगा, ये शामिल है। 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी मिलकर 32 काम कर रहा था। ए प्लस बी मान निकाला जाए तो हमेशा 2 से भाग देंगे, कितना मिल जाएगा? 16। यानी जब भी ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए दिया हो,
आपको ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का कार्य निकालना हो या एक घंटे की कार्य निकालना हो तो तीनों को जोड़कर आधा कर लेंगे। ये आधा कर लिए तो मिला कितना 16। इसका मतलब ये 16 जो एक दिन का या एक घंटे का कार्य है। किसका? ए प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों मिलकर एक घंटे में 16 यूनिट कर रहा है, या दिन की बात है तो एक दिन में 16 यूनिट कर रहा है। अब लगा दीजिए 180 काम करना है, 4 से काटेंगे तब 45 चौके 180, 4 चौके 16, 11 चौके 11 पूर्णांक 1/4 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए तो 11 पूर्णांक 1/4 मतलब 0.25 भाग देंगे तो 11.25 यहाँ दिख रहा है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक टंकी 9 घंटे में भरी जाती है और एक रिसाव के कारण इसे भरने में 10 घंटे का समय लगता है। रिसाव अकेले टंकी को कितने समय में खाली कर सकता है जब भी रिसाव बलाबात आए? एक बार एक अकेला चले, दूसरी में रिसाव के साथ, तो दोनों को गुना कर कर दोनों का अंतर नीचे लिखा जाता है। 10 में से 9 गया, अंतर मतलब बड़का में छोटका घटा देंगे, 10 नमा 90, यही इसका आंसर होगा 90 घंटे, 90H। कुछ नहीं था, क्वेश्चन को देखना है और आंसर लगाना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। इतना का बहुलक, बहुलक मैंने जो सबसे ज्यादा बार आया होगा, देखिए तो जरा 24 देखिए कितने बार, 3 बार आ रहा है और कोई 3 बार नहीं है, इसका मतलब इसका बहुलक क्या हो गया? 24 हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री का मान क्या होगा? सेक 30 का मान कितना होता है जरा बताइए तो? 2/√3 कितना होगा? 2/√3 प्लस कॉस 30 का मान कितना? √3/2, इसका उल्टा, क्योंकि कॉस सेक एक दूसरे के उल्टा होता है। एलसीएम लेंगे तो मिलेगा कितना? 2√3, √3 से √3 कट गया, 2 दूना 4 प्लस 2 से 2 कट गया तो √3 गुना √3 3 हो जाएगा 7, यानी 7/2√3 है। नीचे से √3 हटाने के लिए क्या करना पड़ता है? ऊपर नीचे √3 से गुना करना पड़ता है। नीचे से रूट हटाएंगे तो वही रूट से ऊपर नीचे गुना। अब इससे ये खत्म कर देंगे तो गलत हो जाएगा, याद रख लीजिए। ये गुना करने के लिए, रूट हटाने के लिए लिया गया है। इसको लिखेंगे 7√3 इंटू √3 3, 3 इंटू 2 6, ये आपका आंसर हो गया। 7√3/6 कहाँ दिख रहा? ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा। अब आपको यदि मन है कि सर, क्या बोले सर, इसको ऐसा तो कुछ कीजिए बदला उदला, हम बोलेंगे कोई फायदा नहीं। इसको यदि 1/cos करते फिर cos 1 + cos स्क्वायर थीटा आएगा, या cos स्क्वायर 30 डिग्री बाय cos 30 डिग्री, तो कोई फायदा नहीं है। इसमें मान बैठाना ही एक प्लस पॉइंट, अच्छी बात है। आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। त्रिभुज XYZ Y पर समकोण है। देखिए एक ट्रायंगल है, फिगर यहां से लेते मजा आ जाएगा। एक ट्रायंगल ले लीजिए, ट्रायंगल ले लिए। एक ट्रायंगल है जो Y पर समकोण है। समकोण कहाँ बनाएंगे? Y पर, यहाँ। ये समकोण होता है ना, ये क्या रहेगा? Y रहेगा। XZ आप कहीं भी आप दे सकते हैं, आपकी मर्जी है, यहाँ वहाँ कहीं भी। X 45 डिग्री है, ये कितना है? 45 डिग्री। ये है 45 डिग्री, देखिए जरा 45 डिग्री। तो सेक Z का मान क्या होगा? देखिए मजेदार, सबसे पहले हम इसका ट्रिक आपको सिखाते हैं। ये 45 का नियम कहता है कि 45 का नियम देखिए क्या कहता है, ये बात 45 जब भी एंगल आ जाए एक, समझिए लंब और आधार सेम होगा रेशियो में, यानी 1 1 होगा
और कर्ण बन जाएगा √2 का। ये रेशियो याद रख लीजिए 45 का है। ये आपको हाइट एंड डिस्टेंस बनाने में भी यूज आएगा। आइए कुछ नहीं करना पड़ेगा। अब आप चाहते तो ऐसे भी कर लेते, ये 45, ये 90, ये भी 45, ये 45 तो सेक जेड, सेक 45 का मान आंसर हो जाता कितना, सेक 45 डिग्री का मान आंसर हो जाता, क्योंकि जेड का मान यहाँ भी 45, ये 45 तो ये भी कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। तो सेक 45 का मान कितना होता है जरा बताइए तो बता दीजिएगा सर √2 होता है। इसका आंसर कितना हो जाएगा √2, ऑप्शन नंबर बी। अन्यथा आप ये ट्रिक इसलिए बताए कि हाइट एंड डिस्टेंस में भी यूज आ जाएगा। अन्यथा आप क्या करेंगे, सेक थीटा बराबर होता कर्ण बाय आधार। कर्ण है √2, आधार कितना है 45 डिग्री की बात है, जेड की बात इससे, तो आधार या लंब दोनों एक ही है, टेंशन लेना, √2/1 यानी √2, कुछ नहीं करना है। आ जाइए, जैसी आपकी मर्जी, एंगल से बनाइए या रेशियो से बनाइए। प्रति वर्ष 6% साधारण ब्याज और 6.5 वर्षों में कुछ धनराशि 834 रुपया हो जाती है। शुरुआत में निवेश की गई राशि कितनी है। देखिए इसको हम एसआई से कभी नहीं बनाते, क्योंकि एसआई का क्वेश्चन मैक्सिमम परसेंटेज से ही बनता है। एसआई का कोई हम मतलब ही नहीं है, फालतू है, काहे फॉर्मूला पर दिमाग खराब करेंगे। 6.5 वर्षों तक 6% चला तो टोटल ब्याज कितना, दोनों गुना कर लीजिए, 6 के 36, आधा गुना 6 बराबर 3 यानी 39%। 6 गुना इतना करेंगे तो कितना मिलेगा 39 मिलेगा, 39% बढ़ा, तो कुछ धनराशि इतना हो जाती है, यानी मूलधन पर कितना बढ़ा 39%। मूलधन का 139/100 करेंगे तो वो कितना हो जाएगा 834। ये 39 कहाँ से आया, तो इतना गुना इतना कीजिए, वही बात है, देखिए आप समझ जाएंगे। PRT/100 ये ब्याज होता है, ये क्या निकलता एसआई निकलता। तो RT किए 100 पर जोड़ देंगे तो सीधा अमाउंट पर पहुंच जाएंगे, तो काहे उतना लफड़ा में जाएंगे, डायरेक्ट आंसर आइए। इतना से काटेंगे कितना बार, 9 छक 6 बार में कट जाएगा। मूलधन कितना मिला 600, बताइए जरा। सेकेंडों का मिनटों का आंसर जब सेकेंडों में दे सकते हैं तो काहे ल इधर उधर दिमाग लगाएंगे। आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए, विष्णु 12 मेज और कुछ कुर्सियां खरीदने में 5,000 रुपये खर्च करता है। क्या खरीदा, 12 मेज और कुछ कुर्सियां। देखिए जरा, एक मेज की कीमत 50 रुपया, मेज की कीमत दे दिया तो मजा आ गया, और एक कुर्सी की कीमत 40 रुपया है, तो खरीदी गई कुर्सियों की संख्या और मेजों की संख्या का अनुपात क्या होगा। कभी कभी आंसर में अनुपात ऐसे भी लगा, खरीदी की मेजों की संख्या, 12 मेज खरीदा, नहीं आ रहा, चलिए ऑप्शन जो भी रहे पहले देख लेते। मेजों की संख्या का अनुपात पूछ रहा, विष्णु 12 मेज और कुछ कुर्सी खरीदा। अच्छा, एक मेज की कीमत 50 रुपया, तो 12 मेज की कीमत 12 गुना 50 600, यानी 5,000 में 600 माइनस कर देंगे तो हमारा मिलेगा 4400 रुपया। कितना 4400। इस 4400 का क्या खरीदा गया, कुर्सी। नंबर ऑफ चेयर निकालेंगे, कुर्सी की संख्या, नंबर ऑफ सी लिख देते हैं, नंबर या चेयर लिख दीजिए, नंबर ऑफ चेयर कुर्सी की संख्या, तो टोटल हमारे पास 4400 रुपया है। इसमें हमको कुर्सी खरीदना है, एक कुर्सी का दाम 40 रुपया है। आ जाइए, काटिए तो 11 चौके 44, 110 कुर्सी खरीदे, कितना 110 हो गया। अब रेशियो निकालना है, चेयर रेशियो मेज टेबल, एम ए लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है, समझ जाएंगे। मैथ का मतलब है मान लिए तो x है, ना माने तो वही बात, माने तो गंगे माँ है, ना माने तो समझ लीजिए। आइए जरा, चेयर कितना है 110 अनुपात, मेज कितना है, टेबल 12 क्वेश्चन में दिया है, काट लीजिए 55, ये 6 दूना 12, मतलब 55 अनुपात 6 इसका राइट आंसर, कुछ नहीं था,
क्वेश्चन इजी था। आइए, यदि 3 अंकों की संख्या इतने 11 से विभाज्य है तो x का मान क्या होगा। 11 से विभाज्यता का नियम कहता है अल्टरनेट अंकों का योग कीजिए, फिर इसको माइनस करके देखिए, या तो माइनस में 0 मिलना चाहिए या 11। 7 6 कितना हुआ, जोड़े तो 13। अब 13 में हमको x को माइनस करना है, और या तो 0 मिलना चाहिए या तो 11 का मल्टीपल। 13 में 3 माइनस करेंगे 10 मिलेगा, 13 में 2 माइनस करते हैं तो देखिए 11 का मल्टीपल आ रहा है। इसका मतलब ये राइट आंसर हो जाएगा, x के स्थान पर 2 रखना पड़ेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 48 और 54 का लघुत्तम निकालना। कुछ बच्चे तो ऐसे करेंगे, फटाक ऐसे करके वो लकीर खींचकर ऐसे बचपन की तरह एलसीएम निकालते हैं। आदत छोड़ दीजिए, हम बराबर बोल रहे हैं, अपनी आदत को सुधार लीजिए, नहीं तो हमें भी गुस्सा आता है। देखिए 6 गुना 8 48 होता है ना। 54 पर ध्यान दीजिए, 6 गुना 9 54, ये तो समझ में आ रहा होगा। अब देखिए जरा दोनों में क्या मिल रहा है, तो दोनों में 6 मिल रहा है। 6 हो गया गुने, जो अलग अलग है उसको गुना में लिखते हैं, जहां दिखे ये वहां लगाना एलसीएम। एलसीएम इस फॉर्मेट में दिया है। यदि आप 2 से लगाने वाले सिस्टम में जाएंगे तो फिर क्या करना पड़ेगा, सबको गुना करके देखना पड़ेगा, तो आप फालतू के लफड़े में पड़ जाएंगे। तो फालतू के लफड़े में नहीं पड़ना है तो 6 गुना 8 गुना 9 ओरिजिनल एलसीएम ये होगा। अगर एलसीएम की दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये भी गलत नहीं होता है, संख्या का गुणनफल भी एक प्रकार का एलसीएम ही है, लेकिन एलसीएम नाम इसीलिए पड़ा है कि इसमें लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल पूछा जा रहा है, मल्टीपल। तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ये है, इसका जितना भी डिविजिबल है वो संख्या कटता है, इसलिए इसको मान सकते हैं, लेकिन इसके हिसाब से हम आंसर लगाए। एलसीएम लैंग्वेज ये देखिए, एल फॉर लोवेस्ट, हम लोवेस्ट देखेंगे। जब मेरे पास लोवेस्ट है तो हाईएस्ट की क्या जरूरत। आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। पाइप ए एक भरे हुए टैंक को 28 घंटे में खाली कर सकता है, जबकि पाइप बी टैंक को 35 घंटे में भर सकता है। मजा आ जाएगा। भरे टैंकों से आरंभ करते हुए यदि एकांतर रूप से पाइप ए और बी पाइप 2 को एक घंटे के लिए चालू किया जाता है तो टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा। क्वेश्चन तो बच्चा वाला है, कैसा वाला, बच्चा वाला है। एक ए है एक बी है, ए ले रहा 28 घंटा और बी ले रहा 35 घंटा। और याद रख लीजिए एक खाली करने वाला, उसमें माइनस लगाएंगे, इसका एलसीएम हो जाएगा 140। 28 बचे 140 में 5 माइनस लगाएंगे क्योंकि एक खाली करने वाला है। 35 से 140 ये भरने वाला है। अब जरा देखिए, हमें 140 लीटर पानी को टंकी से बाहर करना है, लेकिन कहता 1 घंटा भरता तो 1 घंटा खाली होता, ऐसे चल रहा है। 1 घंटा पहले खाली होने वाले क्योंकि देखिए यहाँ बोल दिया पाइप 2 को एक घंटे के लिए चालू किया जाता है तो टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा। और यहाँ भी देख लिए एकांतर, मतलब पहले ए फिर बी, पहले खाली करेंगे 5 और भर देंगे 1, यानी 2 घंटा में खाली कितना होगा। पहला घंटा 5 खाली हुआ, 4 भर गया तो 2 घंटा में 1 खाली हो रहा। ये 1 खाली हो रहा कितने घंटे में, प्रत्येक 2 घंटा में। तो प्रत्येक 1 घंटा में कितना खाली होगा तो कह देंगे आधा। तो वैसे भाग दीजिए या ऊपर 2 से गुना कीजिए, टोटल जितना आएगा उसको 2 से गुना कर देंगे। टोटल 140 घंटे आने वाला था, लेकिन 2 घंटा में 1 घंटा, 2 घंटा में 1 लीटर खाली हो रहा है, तो टोटल खाली होने में कितना लगे, 140 गुना 2, मतलब 280 घंटे में टंकी क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी पूर्णतः। ऑप्शन डी राइट आंसर, कुछ नहीं था। पीटर और प्रीति की आयु के बीच का अंतर 5 वर्ष है। मजा आ जाएगा। एक पीटर है, पी लिख देते हैं। अब प्रीति है, अरे प्रीति भी पी से आ रहा था, ऐसा करते पी आर लिख दीजिए, प्रीति समझ जाएंगे। प्रीति पीटर के बीच का अंतर 5 वर्ष है। जब उन्होंने 35 वर्ष पहले एक दूसरे से शादी की तब पीटर की आयु का 4 गुना
अब प्रीति का आयु का 5 गुना है, तो यहाँ से पता चल गया पीटर बड़ा है। तो मान लेते यदि पीटर x वर्ष का होगा तो प्रीति बेचारी कितना 5 वर्ष छोटी होगी। 35 वर्ष पूर्व, तो पीटर कितना होगा 35 साल पहले, x माइनस 35 साल का हो जाएगा। इसमें से 35 घटाएंगे तो -5 माइनस 35 हो जाएगा -40। प्रीति 35 साल पहले x माइनस 40 साल की हो जाएगी। आ जाइए जरा, अब बोल रहा 35 साल पहले पीटर का 4 गुना अब प्रीति के 5 गुने के बराबर है। तो उनकी वर्तमान आयु का योग, दोनों को वर्तमान आयु निकाल कर जोड़ देना है। एक्स निकालिए, एक्स पहले निकाल लेते। 4x माइनस 140 इक्वल टू 5x माइनस 200। 4x उधर कर लीजिए, चलिए माइनस 140 प्लस 200 माइनस 200 बराबर की साइड लेंगे तो प्लस 200 हो जाएगा। इसमें घटा देंगे 140, 5x है प्लस में 4, यहाँ के माइनस में 4, इसमें घटाएंगे तो x का मान कितना 60 मिल जाएगा। कितना मिला, x का मान 60। आयु का योग पूछा जाए, देखिए जरा आप ही बता दीजिए, दोनों का वर्तमान आयु का योग पूछ रहा है। तो योग मतलब दोनों को जोड़ेंगे, x प्लस x 2x माइनस 5, ये हुआ ना आयु का योग। दोनों को जोड़े x 2x माइनस 5, मतलब 2 गुने 60 माइनस 5, 60 दूना 120 में से 105 घटा देंगे, आंसर हो जाएगा 115। ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। नहीं तो ऐसा कीजिए, x का मान 60, ये हो गया 60, ये 60 माइनस 5 कितना हो जाएगा 55, ये हो जाएगा 55। दोनों को जोड़ दीजिए 115। आपकी मर्जी है, ऐसे बनाइए या वहीं लिख दीजिए, कोई मना नहीं करेगा, क्योंकि जब सही बना रहे हैं तो क्या दिक्कत। यहाँ से हो गया द एंड, इस सेट का क्या हुआ, द एंड। तो दोस्तों आप लोग को यह सेट कैसा लगा कमेंट्स में कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि ऐसे ही सेट डेली एक आपके लिए हम लाते रहें। धन्यवाद।